जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस सिलेबस की। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी तैयारी करना चाहते हैं या भी कर रहे हैं और उनको सिलेबस ठीक समझ में नहीं आता कि भाई मेंस का सिलेबस क्या है, जीएस वन का सिलेबस क्या है, ऑप्शनल का सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है। तो इससे पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने जीएस वन जीएस टू का सिलेबस समझा है। मैं उस वीडियो की आपको इस वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम जीएस थ्री और जीएस फोर का सिलेबस समझेंगे और बहुत ही एक विस्तार समझेंगे ताकि जो हमारा जीएस थ्री का सिलेबस है और जीएस फोर का सिलेबस है वो हम अच्छी तरीके से समझ पाएं। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप तक वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, तब आपको, क्योंकि एक मिनट में सिलेबस आपको समझ में नहीं आया क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है जैसा कि मैंने आपको बताया था यूपीएससी के पैटर्न में। इसलिए आप लोग लगातार वीडियो बने रहिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक से जरूर करें दोस्तों, ताकि आप तक और भी जो यूपीएससी से रिलेटेड जो भी वीडियो आते हैं यदि मैं बनाता हूं तो आप तक वो आसानी से पहुंच सके दोस्तों। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो आए तो आसानी से पहुंच सके दोस्तों। और हम जब इसकी बात करते हैं यूपीएससी के मेंस सिलेबस की, तो आपको पता है कि यदि कोई नहीं जानता तो फिर भी मैं क्या बता देता हूं कि आपको पता है कि प्रीलिम्स, मेंस और हमारा इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस तो आपको मैंने एक बार वीडियो पहले बना चुका था, ठीक है। किसने नहीं देखा है तो मैं प्रीलिम्स का सिलेबस जो भी मैंने डिस्कशन किया था उसके बारे में आपको उसकी लिंक डाल दूंगा उस वीडियो की। इस वीडियो में हम केवल जीएस थ्री और जीएस फोर का वो सिलेबस समझेंगे। इससे पहले मैं जीएस वन और जीएस टू का सिलेबस समझा चुका हूं, मतलब मेंस का सिलेबस समझा चुका हूं। इसमें जैसा कि आप लोगों मैं थोड़ा इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं इसके पैटर्न के बारे में, और थोड़ा जीएस वन और जीएस टू का सिलेबस में हम थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा मतलब उसमें सब्जेक्ट देख लेंगे हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने जीएस वन के अंतर्गत। जैसा कि पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न में आपको पता है कि भाई हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। और प्रीलिम्स आपको पता है कि जीएस का पेपर होता है और सीसेट का पेपर होता है, मतलब पेपर दो होंगे, पेपर वन जीएस का, पेपर टू सीसेट का, और दोनों ही 200 नंबर के होते हैं। लेकिन सीसेट जो होता है अपना आपको पता है ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, हमें इसमें केवल क्वालिफाई करना होता है, हमें इसमें केवल मेरिट नहीं लानी होती, हमें इसमें मेरिट लानी है, हमें मतलब ज्यादा नंबर चाहिए, आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसमें आपको 33 पॉइंट मार्क्स चाहिए होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स का रहता है। और जीएस वन के ऊपर आपका सेक्शन होता है कि आप मेंस में जाएंगे नहीं जाएंगे। अब मेंस में आपको पता है कि एससी का पेपर होता है, 4 जीएस के होते हैं और ये 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है। और उसके बाद आपको पता है कि 275 नंबर का इंटरव्यू होता है और मेंस वहां टोटल होता है 1750 का। 7 पेपर होते हैं, मेंस में 250 नंबर के 1750 होगा और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, मतलब 2025 आपका टोटल है वो बनता है। क्या आपका 2025 टोटल जो बनता है वो बनता है आपका पूरा, जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा एंड में कि आप जो है सिलेक्शन आपका आईएएस हुआ है कि आईपीएस हुआ है, वो उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो टोटल पूरा होगा वो होगा आपका 2025 नंबर का। और मेंस में जो 2 पेपर और होते हैं वो होते हैं लैंग्वेज वाले, वो केवल क्वालिफाइंग रहते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये तो मेरा पैटर्न मैंने बताया था किस प्रकार से होता है, ये सभी मैंने उस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू बताया है, ठीक है। तो वो तो आपको ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की तो आपको पता है कि मैंने उसके पैटर्न की, तो आपको पता है कि जैसे कि निबंध का पेपर होता है, पेपर 1 होगा, ठीक है, निबंध मतलब ऐसे का होगा, और पेपर 2 जो होगा जीएस 1 का होगा, उसके बाद जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और उसके बाद आपके 2 वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल पेपर होंगे, ठीक है, जिसका हिंदी लिटरेचर तो हिंदी लिटरेचर या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है वो होगा। और आपके 2 पेपर होंगे क्वालिफाइंग, एक अंग्रेजी लैंग्वेज का एक होगा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का, एक होगा हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में मतलब कोई भी, यदि आप संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें कोई भी जो 8 जो लैंग्वेज है उसमें से कोई भाषा आप चुन सकते हैं अपनी लैंग्वेज के लिए। क्वालिफाइंग 2 टेस्ट रहते हैं। तो इस यहां तक मैं समझ लिया था। और इसमें हमने जीएस 1, ठीक है, जीएस 2 और जीएस 2 का सिलेबस हमने समझ लिया था। और जीएस 1 में यदि प्रमुख सब्जेक्ट की बात करें, जीएस 1 सब्जेक्ट की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया था जीएस 1 में आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, और इंडियन सोसाइटी साथ में इसके साथ आपको पढ़ना है किसमें, जीएस 1 में। और जीएस 2 में आपको पता है कि मैंने बताया था कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, शासन व्यवस्था और इंटरनेशनल रिलेशन, वही संविधान आपको पढ़ना है। तो कुल मिला के जीएस 2 होता है। और जीएस 3 में जैसा कि मैं सब्जेक्ट में बताया था कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जीएस 1 के अंतर्गत, ठीक है, जीएस 3 के अंतर्गत। तो इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें जीएस 3 में, तो आपको पता होगा कि जीएस 3 के जो मुख्य हम लोग जानते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं कि भाई हमारा जो पेपर होता है इसमें साइंस टेक्नोलॉजी आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी इसमें आएगा। और साथ में क्या आएगा, जो मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो इसके अंदर पढ़ते हैं। और साथ में
सिक्योरिटी मतलब जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो GS3 का सिलेबस हम इसमें समझने वाले हैं और इसमें जो है GS3 का सिलेबस समझेंगे, लेकिन हम लोग सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से और थोड़ा विस्तार से समझें, क्योंकि सिलेबस केवल ऐसा नहीं कि हमने एक लाइन में समझ लिया तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। सिलेबस टोटल जितनी भी यूनिट है और बाकी सिलेबस जो कह रहा है हम उसको अच्छे तरीके से समझें, उसका एक एक शब्द का मतलब क्या है वो इसमें समझेंगे, और इसी प्रकार हम GS4 का जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा GS का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद आपको पता है ऑप्शनल का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हो। जब हम GS3 के सिलेबस की बात करते हैं, चूंकि इसको बोलते हैं GS3 क्योंकि GS3 का है, लेकिन ओवरऑल पेपर होता है पेपर 4, क्योंकि पेपर जो पहला होता है वो होता है ऐसे का, और बाकी 3 पेपर हुआ है आपको ऐसे का जी मतलब GS का, इसलिए इसको बोला जाता है प्रश्न पत्र 4, और GS3 मतलब जनरल स्टडीज पेपर 3, और वैसे पेपर 4 होता है मेंस का ओवरऑल। तो इसमें जो इसका पेपर का जो नाम है, जैसा कि मैंने बताया है कि प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये प्रमुख उसमें सब्जेक्ट आते हैं। आर्थिक विकास को आप इंडियन इकोनॉमी समझ सकते हैं, इसमें साथ में एग्रीकल्चर भी इसमें शामिल हो जाता है। इसमें सबसे पहली यूनिट GS3 में, इसमें पहली यूनिट वो है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ठीक है, तो आपको इसमें मतलब इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार भी इससे संबंधित है, रोजगार संबंधित विषय, संसाधनों को जुटाने, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार तथा योजना, जो भी सरकार योजना लाती है वो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब ये पूरी पहली यूनिट है भाई, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। दूसरा क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, इससे उत्पन्न होने वाले विषय, और समावेशी विकास इससे उत्पन्न होने वाले विषय। समावेशी विकास मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ, ये ऐसी जो टॉपिक है, ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इंक्लूसिव ग्रोथ, हमें इससे क्या समझना, सिलेबस से, हमें सिलेबस से ये समझना कि भाई सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए, हमें उन टॉपिक पे पर्टिकुलर एक अपना जो भी 200-250 नंबर शब्दों का एक वो बनाना है, आपको जो अपना नोट्स है वो बनाना है, ताकि आप अच्छे तरीके से समय पे रिवाइज कर सकें। वैसे तो हमें इस टॉपिक के अंदर का जो भी इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ने, लेकिन हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि क्वेश्चन आपका इसी रिलेटेड आएगा, इसी से पूछा, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो बिल्कुल जो टॉपिक होगा, जो मेन टॉपिक होगा जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हमेशा आपको जो सिलेबस में आपको टॉपिक लिखे होंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा, और इन्हीं टॉपिक के ऊपर पूछा जाएगा। आपको हर क्वेश्चन में इन टॉपिक जो भी इसमें है वो आपको क्वेश्चन में वो टॉपिक मिलेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो अलग से पूछ रहे हैं, नहीं, जो आपका सिलेबस है भाई साहब वही पूछा जाएगा, अलग से कुछ नहीं इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं सरकारी बजट, आपको पता है जैसा कि अभी 2023-24 चल रहा है, तो अभी सरकार ने आपको पता है कि जो फरवरी में स्टार्ट हुई थी, तो इसमें सबसे पहले बजट पेश किया गया था, यूनियन बजट पेश किया गया था 2023-24 के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, और उससे पहले मतलब हर साल बजट पेश किया जाता है। तो अब जिस साल पेपर दे रहे हो तो उस समय का आपको जो है उस तरह का थोड़ा जो सरकारी बजट है उसका थोड़ा आपको जो गवर्नमेंट बजट है उसका आपको जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट वो पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा जो कैपिटल बजट है या फिर जो रेवेन्यू बजट है, ठीक है, या फिर हमारा जो रिसिप्ट है या फिर एक्सपेंडिचर है वो कितना कहाँ है, कौन कौन से कहाँ सरकार किन क्षेत्रों में खर्च कर रही है, मैंने और बाकी जो बजट का जो बेसिक होता है वो तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन लिख पाएंगे और बजट संबंधित क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट जो है ये हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके बाद आते हैं एग्रीकल्चर पे। देखो मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों के पैटर्न कहाँ पे है, मतलब देश के विभिन्न भागों में क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, देश के विभिन्न भागों में क्या है जो हमारी फसलें हैं उनका पैटर्न क्या है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, ठीक है, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई की प्रणाली, मतलब इरिगेशन सिस्टम है, सिंचाई की प्रणाली कैसी है। इसके अलावा किसी उत्पाद का भंडारण, देखो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो हमारे कृषि उत्पाद है उनका हम किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, उनका भंडारण, उनका परिवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है वो, मतलब ये पूरा जो टॉपिक है ये पूरा एग्रीकल्चर और जो हमारी फसल है जो क्रॉप है उससे रिलेटेड है। संबंधित विषय और बाधाएं किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, मतलब सरकार या फिर टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी किस तरीके से किसानों की जो है फार्मर है उनको किस तरीके से मदद कर पा रही है टेक्नोलॉजी की मदद से, और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे किसानों को मदद कर पा रही है ई टेक्नोलॉजी की वजह से, ई प्रौद्योगिकी की वजह से, उसका क्या योगदान है, क्या सहायता है,
तो उसमें हम ई प्रोद्योगिकी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसानों की सहायता कर रही है। एक हमारी चौथी यूनिट है टॉपिक की, इसमें टोटल जो यूनिट है GS3 के सिलेबस में वो है 20 यूनिट, ठीक है। तो हम इस तरीके से हैं, तो हमारे 3 यूनिट हो गई क्या, इंडियन इकोनॉमी की, ये कहा हमारी एग्रीकल्चर की। इसके अलावा हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपको पता है जहां पे अभी आंदोलन चल रहा था MSP के थ्रू, तो वो MSP क्या होती है, न्यूनतम जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है वो क्या होती है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य वो है, उससे संबंधित विषय, इससे संबंधित कोई कानून है तो आपको पढ़ना है। जन वितरण प्रणाली, आपको पता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब PDS ही बोलते हैं उसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसका उद्देश्य, उसके कार्य सीमाएं, सुधार और बफर स्टॉक ये पढ़ेंगे। तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र, समझ रहे हो, मतलब पशुपालन जो किसान करते हैं उससे संबंधित अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी है उससे संबंधित विषय है, तो उसको भी आपको से पढ़ना है। तो ये हमारी यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया कि इशू रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म सब्सिडीज एंड, जो सरकार की तरफ कौन कौन सी सहायता दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, ये आप जब बजट पढ़ेंगे, सरकार की योजना पढ़ेंगे, उसमें आपको जब सब्सिडी पढ़ेंगे तो पता चलेगा सरकार किन क्षेत्रों में कैसी, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो, जो भी आप सरकार जो मदद करती है, जो सब्सिडी देती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है और रिमेम्पिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा इशू ऑफ बटर स्टॉक, फूड सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, मतलब कि जो हमारा आपको पता है कि पशुपालन है उससे संबंधित हमारे जो भी विषय हैं, या फिर जो सब्सिडी है, किसी की सहायता है, किसानों के लिए सहायता, ये पूरा जो पूरी टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारी 5 मिनट खत्म होती है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 6वीं यूनिट। 6वीं यूनिट में क्या है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग एवं संबंधित उद्योग, मतलब जो हमारे फूड प्रोसेसिंग है, जैसे आपको पता है जब कोई, जैसे कि कृषि से उत्पाद कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उससे जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका फूड प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी वो कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण। तो वो खाद्य प्रसंस्करण, उससे संबंध कौन कौन से उद्योग हैं, उनका कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और तथा नीचे अपेक्षाएं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मतलब जो सप्लाई, ठीक है। उसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसकी सप्लाई होती है। तो ये पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर ये पूरे टॉपिक बेस्ड है। तो ये क्या 3 यूनिट हम पढ़ी इंडियन इकोनॉमी की, 3 ही एग्रीकल्चर की, मतलब उनको इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, लेकिन एक अलग सेपरेट भी उनको मान देते हैं कि हाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके अलावा भारत में भूमि सुधार, आपको पता है जब से हमारी आज़ादी हुई उसके बाद सरकार ने क्या क्या काम किए लैंड रिफॉर्म में, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म इंडिया, भूमि सुधार एक अलग से टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां भी आपको छोटा छोटा टॉपिक दिख रहा है एक यूनिट पूरा दे दिया है कि भूमि सुधार, जैसे कि सरकारी बजट, समावेशी विकास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को पता है कि जब 1991 हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस थी तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे, और हमने नया इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया था, जिसमें हम लोग LPG लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इसका जो उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन है, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, ये हम लोग 8 मिनट के अंदर पढ़ते हैं। और इसी में क्या है, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, मतलब 91 हमने क्या इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी उसमें क्या परिवर्तन किया था, LPG लाए थे तो वो क्या था, और औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ा, जो हमारा अभी औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हुई, उसका इन पे क्या प्रभाव पड़ा, किसका, LPG का, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा 9वीं यूनिट जो है उसमें हम पढ़ेंगे बुनियादी ढांचा। आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग मूलभूत ढांचा की बोलते हैं, या फिर हमारी जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क हो, चाहे विमानपत्तन हो, मतलब रेलवे, पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है, एनर्जी, एयरपोर्ट, रेलवे, जितने भी सरकार सड़क बनाती है, नेशनल हाईवे वगैरह जो भी है, वो हमारे बुनियादी ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सरकार इनसे संबंधित कौन कौन सी योजना चला रही है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं गति शक्ति योजना। तो ये क्या है, इस सब में इसके अंतर्गत है, और सरकार में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा खर्च कर रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी इशू है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे हम निवेश मॉडल, मतलब इन्वेस्टमेंट मॉडल, मतलब हमारे देश में कितना निवेश आ रहा है, FDI हो चाहे FDI हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इसके अंदर शेयर मार्केट भी है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, FDI प्रमुख माना जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा जो भारत सरकार का जो आपको पता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, ठीक है, विदेश मुद्रा भंडार, वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारी यहां तक खत्म होगा क्या, हमारा इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गई, एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गई है। अब हम यहां से पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, विज्ञान एवं, तो आपने पढ़ लिया 2 सब्जेक्ट,
इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, या फिर उसको एक ही बोल दो। अब यहाँ से स्टार्ट होती है साइंस टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, वो हमारे इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं साइंस टेक को, तो 11वीं यूनिट से, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विकास एवं अनुप्रयोग रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रभाव, मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसका रोजमर्रा के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वो इसके अंतर्गत ये यूनिट है, हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी क्या है, उसका बेसिक क्या है आपको पता है, जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो गया, ये इसके अंदर पढ़ते हैं, और इसका क्या प्रभाव रोजमर्रा के जीवन है वो भी हम इसके अंदर देखते हैं, इनके उपयोग क्या है, का विकास किस तरीके से हुआ है। ठीक है, और दूसरी यूनिट क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, मतलब भारतीयों ने कहां किस हद तक इस क्षेत्र में योगदान दिया है, और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास, मतलब जो भी हमारी देसी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमारी मूल रूप से भारत में बनी हुई है वो क्या है, उसका विकास किस तरीके से हुआ, और नई जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका विकास किस तरीके से हुआ। इसमें हमें पूर्ण रूप से ये पढ़ना है कि भारत कहां तक टेक्नोलॉजी में आगे पहुंचा है, या सरकार की कौन सी, या सरकार या भारत के लोगों द्वारा कौन कौन से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य किए गए, जिससे हम लोग एक प्रकार से नई टेक्नोलॉजी में हमने अपना योगदान दिया है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे 12वीं मिनट में। आप लोग थोड़ा बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग लग रहा होगा यार वीडियो तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, या फिर बहुत इस सिलेबस ही ऐसा, लेकिन आपने समझ लिया और सब्जेक्ट समझ लिए कि भाई हमें पेपर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप सिलेबस समझोगे तो आप अपनी एग्जाम को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अब हम यहाँ पे 13वीं मिनट में आते हैं, तो उसमें है सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईटी सेक्टर में आएंगे, इससे अंतरिक्ष पढ़ेंगे, कंप्यूटर रोबोटिक्स पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और बौद्धिक संपदा अधिकार, आपको पता है बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट होता है उससे संबंधित विषय, जैसे आपका कोई भी आपने कुछ भी काम किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या आपने कोई भी ऐसा बनाया जिसपे आप अपना कॉपीराइट कर सके, वो भी इसके अंतर्गत आता है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। आपको पता होगा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये है इससे संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता। और भाई चाहे रोबोटिक्स हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, स्पेस हो, कंप्यूटर्स हो, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, मतलब कुल मिला के ये है कि जो सूचना है, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके अंदर पूरा आईटी सेक्टर पढ़ेंगे, अंतरिक्ष पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेस पढ़ेंगे, रोबोटिक्स पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी वो पढ़ेंगे, और साथ में इशू रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये सारे हमारे जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये हमारी क्या है, 2 यूनिट 3 यूनिट है किससे संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी संबंधित। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे आएंगे एनवायरमेंट में आ जाएंगे, पर्यावरण में आ जाएंगे। इसके अंदर 2 यूनिट है, 14वीं और 15वीं। इसमें क्या, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, मतलब वही आपको पता है प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन। इसके अलावा उसका क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके अंदर देखो हम पर्यावरण पढ़ेंगे, इसके ये छोटे रूप में लिख दिया है कि कंजर्वेशन या एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। इसके अलावा वो क्षरण हो गया, डिग्रेडेशन, ठीक है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, लेकिन हमें इसके अंतर्गत जो भी आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, जो परिस्थितिकी तंत्र है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, जो क्लाइमेट सिस्टम, जो क्लाइमेट जो इकोसिस्टम बोलते हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी पढ़ते हैं, ये सभी इसके अंतर्गत ही आएगा। बायोडाइवर्सिटी भी इसके अंतर्गत आएगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो इसके अंतर्गत टॉपिक में इसी के अंतर्गत ही आता है। 1 यूनिट दी हुई है, वो हम लोग इसके अंतर्गत ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप पेपर का नाम पढ़ेंगे शुरुआत में तो आपको वहाँ पे जैव विविधता मिलाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जैव विविधता आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है, जहाँ पे लिखा है जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से में ये हो गया। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं जो है मैनेजमेंट, आप डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपदा और आपदा प्रबंधन, मतलब जो डिजास्टर है और डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा 14वीं और जो 15वीं यूनिट है वो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है इंटरनल सिक्योरिटी या फिर सिक्योरिटी। इसमें क्या, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, मतलब जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, मतलब जो उग्रवाद है, फैलता उग्रवाद है, उसके भी संबंध, मतलब कि क्या विकास से होने से उग्रवाद होता है, या उग्रवाद मतलब किस तरीके से विकास को रोकता है, ठीक है, विकास को बाधित करता है, वो हमें इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या संबंध है। इसके अलावा हमारी आंतरिक शिक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, मतलब जो भी हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा है, उसको चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्व, मतलब शासन विरोधी तत्व मतलब होता है कि जो हमारी सरकार को, जो बाहरी तत्व हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को चुनौती उत्पन्न करते हैं, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर हो या नॉन स्टेट एक्टर, मतलब कि जो सरकार द्वारा, किसी अन्य देश की सरकार द्वारा हो चलाए जा रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा चलाए हुए, तो वो कहलाता है स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। तो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट, चाहे वो
एक्सटर्नल जो स्टेट है या फिर जो नॉन स्टेट है। स्टेट मतलब इस वजह से जैसा कि मैंने बताया किसी सरकार के द्वारा, किसी देश की सरकार के द्वारा या फिर किसी संगठन के द्वारा जो एक सरकार नहीं है वो हमारे देश के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है आंतरिक सुरक्षा में, तो वो हम इसके अंदर पढ़ देंगे। इसके अलावा संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौती में मीडिया और सामाजिक नेटवर्क मतलब सोशल जो मीडिया है, साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना। मतलब संचार नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क में किस तरीके के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, मतलब समाचार जो संचार नेटवर्क है उसके माध्यम से जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, संचार नेटवर्क, उसके माध्यम से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देना, या फिर आंतरिक सुरक्षा जो रोल ऑफ आंतरिक सुरक्षा और चुनौतियों में मीडिया का रोल, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, जो मीडिया वो किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका क्या रोल है आंतरिक सुरक्षा में, या फिर आंतरिक सुरक्षा से बचा सकती है, वो हमारी आंतरिक सुरक्षा में किस तरीके से भूमिका निभाती है उसमें चुनौतियों में, तो वो हम समझेंगे रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। समझ रहे हो, मतलब जो भी मीडिया है या सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क साइट है, इनका क्या रोल है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस में, उनकी चुनौती उत्पन्न करने में, चुनौतियों से बचाने में, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बेसिक ऑफ साइबर, जो साइबर सुरक्षा का जो बेसिक बुनियादी बातें हैं साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी पता है कि आपको कोई मतलब कोई नेटवर्क है, कुछ ने मतलब पूरा एक सिस्टम हैक कर लिया है, ठीक है, और वो अपने हिसाब से उसको चला रहा है, तो वो एक पूरा का पूरा एक हैक कर लेना, वो एक साइबर सिक्योरिटी। जब कोई हमारा एक अटैक होता है, कोई साइबर अटैक होता है, तो वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो धन शोधन, वो भी इसके अंदर पढ़ते हैं। आपने कोई विदेश धन भेज दिया, काले धन का वाइट करना या फिर गलत तरीके से पैसे कमा के उसको विदेश भेजना, मनी लॉन्ड्रिंग करना, वो भी है। इसके अलावा इट्स प्रिवेंशन पढ़ेंगे, इससे संबंधित से रोकना, किस तरीके से रोका जा सकता है धन शोधन को, मनी लॉन्ड्रिंग को, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इससे बहुत सारे टॉपिक आपको मिल गए हैं। इसके अंदर 19वीं यूनिट है, वो है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती है उनका प्रबंधन। जो भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सुरक्षा चुनौती, ठीक है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो और उनका प्रबंधन, ठीक है। इसके अलावा संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। संगठित अपराध पता है आपको, जो ऑर्गेनाइज मतलब जो कोई मिलके बहुत सारे मिलके अपराध करते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, और टेररिज्म आतंकवाद के बीच संबंध। तो ये एक यूनिट क्या कहती है, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया। जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से, सुरक्षा चुनौती कौन कौन सी हैं, एंड देयर मैनेजमेंट मतलब उनका प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हमारा सीमावर्ती क्षेत्रों में है। और संगठित अपराध, लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म, मतलब कि संगठित अपराध और आतंकवाद उसमें किस तरीके उनके बीच में संबंध है। लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज, या लिंकेज कर सकते हैं, लिंकेज ऑफ कर सकते हैं, लिंकेज ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विथ टेररिज्म, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं तथा उनके आदेश, मतलब जो भी हमारे चाहे सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स हो, ठीक है, इसके अलावा और भी जहाँ बीएसएफ हो, जितने भी हमारी जो सुरक्षा बल हैं, ठीक है, जो हमारा जो भैया सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, एंड एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआई हो, पता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईओ हो, जो भी हमारे, या फिर रॉ हो, ठीक है, आईबी हो, ठीक है, ये सारी हम लोग, चाहे वो सीबीआई हो, इसके अंतर्गत जो विभिन्न हमारे सुरक्षा बल हैं, ठीक है, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, जो जितने भी हमारे सीमा सुरक्षा बल है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और कौन कौन संस्थाएं हैं, उनके क्या आदेश हैं, उनके क्या मैंडेट हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा हमने जीएस3 का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। सिलेबस भाई साहब बहुत बड़ा होता है, इसलिए नहीं बोलते कि आसान है, हम लोग केवल जब, लेकिन इतना है, यदि आपने सिलेबस का हर टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया, एक टॉपिक पे आपने नोट्स बना लिए, तो भाई साहब आपका मेंस कोई नहीं रोक रहा है। अभी आपने मेंस का टॉपिक कर लिया, आपको अच्छे से याद हो गया, और आपने वहां पर मेंस से पूरे आपको आंसर लिख दिया। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आएगा आप बस सिलेबस में जो भी टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग से नहीं, बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो यदि आपने इस पर कमांड कर ली और यदि आपने इस पर सीखना, तो भाई साहब ये गारंटी है कि आपका सिलेबस, जो आपका जो टॉपिक है, आपका जो पेपर है, वो क्वालिफाई होगा, कुछ भी हो आप निकलोगे टेस्ट में, यदि आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए। अब इसके अलावा स्टार्ट होता है हमारा GS4 का सिलेबस, जिसे हम एथिक्स भी बोल देते हैं, या फिर इसमें वैसे तो हम लोग एथिक्स के नाम से जानते हैं, बल्कि इसमें सब्जेक्ट तो बहुत सारे रहते हैं। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और GS3 में 20 यूनिट थी। हम देखेंगे अभी आगे क्या है। इसमें GS3 जो GS4 है उसका पेपर का नाम क्या है, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। मतलब कि जो एथिक्स है और इंटीग्रिटी है और साथ में एप्टीट्यूड है, वो किसके अंतर्गत आएगा, अभिरुचि इसके अंतर्गत आएगा। और
ये हमारा पेपर जो है वो GS4 का मतलब एथिक्स है, लेकिन इसमें एथिक्स के साथ और भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, चाहे वो एथिक्स है, मॉरलिटी हो, वो हमारे इसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग। आज देखेंगे इसमें टोटल जो 8 यूनिटें हैं वो क्या हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पहले बता दो पेपर के पहले क्या कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संबंध विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, मतलब उनका क्या अभिवृत्ति है, मतलब एक प्रकार से उनका एटीट्यूड क्या है। अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड, मतलब किसी भी प्रति, किसी भी समाज के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना क्या नजरिया है, एक प्रकार से वो कहलाता है हमारा एटीट्यूड। जो एटीट्यूड हम लोग शब्दों में यूज करते हैं ना, एटीट्यूड, अरे तो भाई बहुत एटीट्यूड है यार, ये तो वो एटीट्यूड की बात नहीं की जा रही है कि कोई घमंड दिखा रहा है तो अरे बड़ा एटीट्यूड आ गया यार तू तो बड़ा, वो एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका किसी के प्रति क्या नजरिया है, आप किस तरीके से उसको देखते हैं, वो यहाँ पे एटीट्यूड की बात की जा रही है। उनके दृष्टिकोण की बात की जा रही है, समाज से आचार व्यवहार विभिन्न मुद्दों पर तथा सामने आने वाली समस्याओं को समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, आपको केस स्टडी भी दी जाएगी का माध्यम का भी चुना जाएगा। आपको कोई केस स्टडी भी दी जा सकती है और फिर आपको वो उसमें चुनना पड़ेगा। इस पेपर का मतलब कुल मिला के ये, इसमें आपको एक टॉपिक देंगे, सिलेबस देंगे। इसका होने मतलब, इस पेपर का होने मतलब ये कि आपका सही तरीके से निर्णय लेने की आपकी सही, आप कितने मोरल हैं, ठीक है, या फिर कितने आप एथिकल हैं व्यक्ति, वो आपका टेस्ट करने के लिए एक प्रकार से एग्जाम है। और इसमें आपको केस स्टडी दी जाएगी, कुछ अध्ययन करने जाएंगे और आपको वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, आपको डिसीजन लेना है कि भाई आप यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे आपका देखा जाएगा। तो इस प्रकार से उसमें ऐसे ही टॉपिक बनाए गए हैं, चाहे वो एथिक्स के हों, चाहे वो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो शासन व्यवस्था में ईमानदारी, मतलब आपकी जो भी प्रोबिटी है वो आप किस तरीके से निभाते हो, चाहे पब्लिक सर्विसेज में लोक सेवा की अवधारणा क्या है, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज में। तो ये पूरा कुल मिला के जो है वो एक प्रकार से इस तरीके से एग्जाम है। पहले नहीं होता था, लेकिन हालांकि जब वो यूपीएससी ने इसमें संशोधन किया था तब आपका ये एग्जाम लेना स्टार्ट किया था कि भाई जो कैंडिडेट हैं वो निकाल तो रहे होशियार तो, लेकिन क्या वो वास्तव में मल्टीवन के अंदर क्या वो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसको हम टेस्ट करके उन पे अंदर देखते हैं कि वो वास्तव में वो टेस्ट, मतलब जो उनके अंदर मॉरलिटी है वो अच्छे तरीके से डिसीजन लेंगे, लोगों से गलत नहीं करेंगे। क्योंकि पहले देखा जाता जो भी कैंडिडेट निकल के आ रहे थे, एग्जाम तो क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन वो ये तो नहीं पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, लेकिन हम इसके थ्रू, पेपर एग्जाम के थ्रू देख के उन पर ये पता कर सकते हैं कि हाँ वो किस हद तक या इन एग्जाम के थ्रू हम वो सिखाने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट है, जो निकल रहे हैं, जो एस्पिरेंट है, कि उनको किस तरीके से काम करना है सर्विस में आने के बाद। तो वो कुछ सब्जेक्ट इसमें जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें जो पहली यूनिट है वो क्या है, नीति शास्त्र मानवीय सह संबंध, मतलब जो एथिक्स है और जो ह्यूमन इंटरफेस है उसमें क्या संबंध है, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का शासक, जो हम मानवीय क्रियाकलाप हैं, ठीक है, उनका सातत्य क्या है, मतलब एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन, मतलब जो मानवीय क्रियाकलाप है उनमें नीति शास्त्र किस तरीके से है और नीति शास्त्र के जो विभिन्न आयाम हैं, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स वो पढ़ना है हमें। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, मतलब जो एथिक्स है, ठीक है, जो निजी एंड सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल, महान नेताओं सुधारकों, जो भी हमारे रिफॉर्मर बनाए, जो हमारे महान जो नेता लोग रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, हमें मतलब जो भी महान नेता है, सुधारक हैं, उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है वो हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मूल विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, हमारे अंदर वैल्यू जो है विकसित करने के लिए फैमिली, सोसाइटी और जो भी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो हमारी भूमिका निभाते हैं, तो वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ये पूरा एथिक्स से रिलेटेड पूरी यूनिट है। इसके अंदर ये है एटीट्यूड, अभिवृत्ति मतलब क्या होता है, इसका सारांश क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसकी वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या प्रभाव है, तथा संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, यहाँ पे अभिवृत्ति की बात की जा रही है, अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारण, ठीक है, इनका जो सोशल इन्फ्लुएंस है और परस्यूएशन है वो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड जैसा कि मैंने बताया, एटीट्यूड कंटेंट आपका, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ
थॉट एंड बिहेवियर। मतलब एक प्रकार से कुल मिला के ये कि आपका चीज़ों के प्रति, समाज के प्रति क्या नजरिया है, आपका क्या एटीट्यूड है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और इसका सामाजिक प्रभाव क्या है, इसका राजनीतिक अभिवृत्ति, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड है वो क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। मतलब ये पूरा एटीट्यूड के ऊपर एक यूनिट है। और इसके अंतर्गत जो तीसरी यूनिट है वो है सिविल सेवा, जो सिविल सर्विसेज हैं के लिए अभिरुचि। मतलब अभिरुचि मतलब होता है एप्टीट्यूड। अब एक एटीट्यूड अलग होता है, एक होता है एप्टीट्यूड, ठीक है। तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल जो भी फंडामेंटल वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे है एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य भेदभाव रहित, ठीक है, भेदभाव रहे तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता और संवेदनशीलता। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि इंटीग्रिटी और इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिव, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। आपका जो पब्लिक सर्विस, सार्वजनिक सेवा है उसके प्रति आपका समर्पण भाव, जो भी आपका डेडिकेशन है वो भी होना चाहिए। इसके अलावा कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति मतलब होता है कि एम्पैथी, ठीक है। इसके अलावा सहिष्णुता मतलब जैसे कि आप भाई कहते हैं ना, जैसे कि आपको वो हो गया था, आपको न्यूज में हमेशा सुनते रहते हो कि टॉलरेंस, ठीक है। तो असहिष्णु हो गया मतलब टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता। तो यहाँ पे एम्पैथी, टॉलरेंस मतलब कि जो सहानुभूति है, सहिष्णुता है तथा संवेदना, ठीक है। कंपैशन टूवर्ड द वीकर सेक्शन, हमारे जो वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग है, उनके प्रति हमारी सहानुभूति क्या है, सहिष्णुता क्या है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं तीसरी यूनिट के अंदर। जो चौथी यूनिट है वो है भावनात्मक समझ, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, भावनात्मक समझ। वो हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, वो तो पढ़ते ही हैं, वो तो एक अलग है। लेकिन एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होता है कि हम जब किसी दूसरे के विचारों को, जब इस इमोशनली किसी से कनेक्ट रहें, तो वो एक इमोशनली इंटेलिजेंस है। भावनात्मक समझ, इसकी अवधारणा क्या है, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग, उनका प्रयोग। मतलब इसकी अवधारणा क्या है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये होती क्या, कॉन्सेप्ट क्या है, एंड दे आर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नेंस, मतलब शासन व्यवस्था में, गवर्नेंस में, और जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन में, इसकी क्या भूमिका, से क्या उपयोग है, क्या प्रयोग है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और भारत तथा विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों के योगदान। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत और विश्व के जो भी नैतिक विचारक हैं, नैतिक विचारकों एवं दार्शनिकों के योगदान। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर, जो भी मोरल थिंकर, नैतिक विचारक हैं और जो फिलोसोफर हैं फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। भारतीय तथा विश्व के नैतिक विचार तथा दार्शनिकों के योगदान, वो इसके अंदर पढ़ेंगे 5 मिनट के अंदर। और जो छठवीं यूनिट है इसमें पढ़ेंगे लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम विनिमय, मतलब जैसे कि बनाते हैं कौन से नियम इससे संबंधित, वो अंतरात्मा, ठीक है, उत्तरदायी तथा नैतिक प्रशासन, शासन व्यवस्था में नीति परक और नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। नैतिक जो मूल्य है, आपकी जो मोरल वैल्यू है उसका सुदृढ़ीकरण, मतलब इसके अंदर हम पूरी तरह से मोरल वैल्यू पढ़ेंगे क्या होती है और लोक प्रशासन में इनकी भूमिका क्या है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा निधि जो भी है, निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे और कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, मतलब जो भी आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मतलब ये पूरे जो है गवर्नेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित ये यूनिट है, और इसमें किस तरीके से जो हमारी एथिक्स है या फिर जो मॉरलिटी है वो भूमिका निभाती है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं 6वीं यूनिट में। और जो 7वीं यूनिट है इसमें जो है कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान किस तरीके से होता है, पारदर्शिता होती है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नीति परक आचार संहिता, ठीक है, ये आचार संहिता है, और आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, ठीक है, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता और लोक निधि का उपयोग और भ्रष्टाचार की चुनौतियां, जैसे प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, मतलब शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, समझ रहे हो, मतलब कि जो पब्लिक सर्विस है, जो लोक सेवा है, उनका अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, मतलब जो फिलोसफिकल जो बेसिस है ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, मतलब ईमानदारी का और शासन व्यवस्था का जो दार्शनिक आधार है वो क्या है, वो पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब कि सरकार के अंदर किस तरीके से सूचना का आदान प्रदान
होता है, एंड ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, जो कोड ऑफ एथिक्स है मतलब आचार संहिता है, कोड ऑफ एथिक्स है, और इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण, एक होता है आचरण संहिता, एक होता है आचार संहिता, एक होता है आचरण संहिता। आचार संहिता होती है कोड ऑफ एथिक्स, आचार संहिता आपके किस तरीके से आचार है वो आचार संहिता है, लेकिन आचरण संहिता होती है कोड ऑफ कंडक्ट, वो होती है आचरण संहिता, ठीक है। सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। इसके अलावा इसलिए इस सिलेबस में जो भी एक एक आपको टॉपिक मिल रहा है, हमें उनको एक एक टॉपिक को कवर करना है, ताकि आपका जो एग्जाम है, आपका जो पेपर है वो अच्छी तरीके से हो, क्योंकि इसमें हर जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही इतने अच्छे ज़्यादा आते हैं और कम नंबर के भी आते हैं, ज़्यादा नंबर के भी आते हैं। और इसमें साथ में इसमें बड़ी बात है, इसमें हमें एग्जाम्पल पे ध्यान देना कि हमें हर टॉपिक के हमें कम से कम 4-4 5-5 एग्जाम्पल याद करने, ताकि हमें अच्छी तरीके से, और भी चाहे वो तुम्हारे नेता हो या फिर जो पब्लिक ऑफिस जो रहे हैं, चाहे वाइस ऑफिसर रहे हैं, जो भी सिविल सर्वेंट है उनके, और जो भी हमारे इतिहास से संबंध कोई भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए योगदान दिया है, हमें उनके जीवन से रिलेटेड हमें कुछ ऐसी केस स्टडी भी सॉल्व करनी है जिनसे अपनी केस स्टडी में उनका योगदान मतलब एग्जाम्पल कर सकें। तो ये हो गया होगा। वर्क कल्चर क्या है, कार्य संस्कृति क्या है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी मतलब आप किस तरीके से आपकी सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ठीक है। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, आप जो सरकार की जो पब्लिक फंड है, जो लोक निधि है, उसका उपयोग किस तरीके से होता है। इसके अलावा चैलेंजेस ऑफ करप्शन मतलब भ्रष्टाचार की क्या चुनौतियां, किस तरीके भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, ये इसके अंदर पढ़ते हैं। और जो 8वीं यूनिट है वो कहती है जितने भी हमने पहले यूनिट से लेकर 7वीं यूनिट तक जो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, विषय पढ़े हैं, उससे संबंधित आपके पास केस स्टडी पूछी जाएंगी, मतलब आप जो पेपर है उसमें केस स्टडी आएंगे और हमें उन केस स्टडी को सॉल्व करना होगा, हमें उनके आंसर लिखने होंगे, और आप इस तरीके से हमारा जो पूरा जीएस का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और मैंने इस वीडियो में GS3 और GS4 का सिलेबस समझा था, और शुरुआत में हमने इसका जो पैटर्न था हमने वो समझा कि भाई इसका पैटर्न क्या है, और जो GS3 का पूरा सिलेबस है वो समझ लिया। इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे वो आपका इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत, चाहे आपका वो इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी हो, क्लाइमेट चेंज हो, या फिर इंडियन सिक्योरिटी हो, और GS4 जैसा कि मैंने बताया एथिक्स हो, एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, सिविल सर्विसेज हो, ईमानदारी हो, ठीक है, इसके अलावा एटीट्यूड हो, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड मतलब जो भारत और विश्व से नैतिक जो विचारक हैं, दार्शनिक, उनका क्या योगदान है इस क्षेत्र में, वो हमने इसके अंदर पढ़ा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और हर टॉपिक को मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक हो, इन टॉपिकों में किस तरीके से कवर करना है। आप लोग नोट्स कर सकते हो, कोचिंग करते हो बहुत बढ़िया बात है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो कोई भी कोचिंग के आप नोट्स ले लो तो आपको एथिक्स के नोट्स मिल जाएंगे, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, और आप इससे संबंधित टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, और प्रीवियस ईयर के एग्जाम देख लेंगे, जो भी पेपर है वो देख लेंगे, और संबंध जो भी क्वेश्चन है आप उनके आंसर लिख के बाकायदा अच्छे तरीके से एग्जाम्पल वाइज आप एग्जाम्पलों को इसमें लिखते हैं, तो आपका जो आंसर बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, और आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। जैसा कि लोग सिलेक्टेड होते हैं, टॉपर होते हैं, उनके भी आते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके इसमें मैंने सिलेबस को सब समझा है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या क्या आता है, चाहे वो GS1 का सिलेबस हो, GS2 का सिलेबस हो, या GS3 का सिलेबस हो, चाहे वो GS4 का सिलेबस हो, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं GS, या फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। और जो हमारा अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा, हमने यहाँ पे जैसा कि हमने इसके अंतर्गत जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो टॉपिक हैं हमने उन टॉपिकों को समझा है, जो भी चाहे GS1 का सिलेबस हो, या GS3 का सिलेबस हो, या GS2 का सिलेबस हो, या फिर GS4 का सिलेबस है, हमने इन सिलेबस में जो भी यूनिट दी हुई है या फिर जो टॉपिक दिए हुए हैं हमने उन टॉपिकों को कवर किया है। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट है हमने उनको कवर किया है, कर लिया। लेकिन अब उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं हमें, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक टॉपिक है निवेश मॉडल, या फिर हम इस तरीके से ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे सरकारी बजट है, या फिर जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, समावेशी विकास है, यहाँ पे एक टॉपिक है सिलेबस में। तो अब उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक होते हैं, हम उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैंने जो पूरा ही टॉपिक है, जैसे कि मान लो GS3 का है, इसमें 20 यूनिट हैं, और 20 यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो इन टॉपिकों के अंदर भी, इन टॉपिक का मतलब क्या है, और इन टॉपिकों के अंदर भी कौन कौन से सब टॉपिक होते हैं, तो हम उन सब टॉपिकों को देखें। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे साथ आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मान लो ये GS1 का है, ठीक है। अब GS1 में आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते हैं, तो उसमें तो एक यूनिट लिखी हुई है कि भाई इसमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है आपको, प्राचीन काल से लेके वो इतने तक आपको इंडियन आर्ट फॉर्म पढ़ने, लिटरेचर पढ़ना, आर्किटेक्चर मतलब स्थापित कला पढ़ना, और जो आपको लिटरेचर साहित्य पढ़ना वो पढ़ना है, और जो आर्ट फॉर्म है, ठीक है, जो कि कला जो
कला के प्रकार हैं वो हमें पढ़ने हैं। लेकिन हमें इसके अंदर कौन कौन से कला पढ़ने हैं, जैसे कि इंडियन आर्ट फॉर्म है तो मैंने इनमें से कौन कौन सा पढ़ना है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे ड्रामा थिएटर, ठीक है, ये जो भी क्लासिकल म्यूजिक है, फोक डांस है, हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं हम उसमें पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे। आर्किटेक्चर में कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, लिटरेचर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम बताएंगे। इसी प्रकार से उसमें सिलेबस में लिखा है केवल मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर भारत की आजादी तक का जो भी प्रमुख जो इंसिडेंट हैं, जो प्रमुख नेता हैं, उनका योगदान क्या है वो हमें पढ़ना है। इतना बता दिया। लेकिन अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या, कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री तो उसमें पढ़ेंगे मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में कौन कौन से थे, फिर उसके अलावा हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस समय का, यूरोपियन जो कंपनी है वो किस तरीके से आई, ब्रिटिश का जो भारत में कि उनका जो एक ब्रिटिश मतलब भारत किस तरीके से मतलब शासन किया वो पढ़ेंगे। फिर हमारा जो भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे वो पढ़ेंगे। 18वीं संतानी क्रांति हुई थी, किस तरीके से जो नेशनलिज्म उसका योग भारत में मतलब उत्पन्न हुआ वो पढ़ेंगे नेशनलिज्म के बारे में, उसकी किस तरीके से ग्रोथ हुई, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई, ठीक है, चाहे वो और फिर कांग्रेस की स्थापना के बाद चाहे वो आपका जो हम जिनको 3 भागों में बांट लेते हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, वो हम पढ़ेंगे। और फिर भारत का किस तरीके से आज़ादी हुई और भारत का पार्टीशन हुआ, हाँ हम इस तरीके से पूरा जो है इसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक पढ़ने वो हम पढ़ेंगे। इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक पढ़ने वो पढ़ेंगे। ये सारे जो है किसके अंदर पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री अंदर पढ़ देंगे। वर्ल्ड वॉर हो गया, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, डिकोलोनाइजेशन हो गया, कॉन्सेप्ट टाइप, सोशल इंपैक्ट, पॉलिटिकल फिलॉसफी, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इनके टाइप पढ़ेंगे। और सोशल इंपैक्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब इनका जो भी ये राजनीतिक जो दर्शन शास्त्र है, इनका समाज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारे हम चीज़ें किसके अंदर पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक है तो सिलेबस में तो हमने केवल टॉपिक पढ़ा कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, लेकिन उसके अंदर क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या हुआ है, या फिर हमने सिलेबस में जैसा कि मैंने देखा है कि भाई सिलेबस में तो एक टॉपिक दिया हुआ है कि चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई या वर्ल्ड हिस्ट्री हो या एथनिक कल्चर होगा, लेकिन उस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं और उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम इसके अंतर्गत हमने सारे इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से मतलब कोचिंग वालों ने उसको बनाया। मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस PDF के थ्रू। इसमें हमें एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने, जैसे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आपका आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे इंडियन सोसाइटी का हो, ठीक है, तो हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। मैं अच्छे तरीके से उसको कवर किया है, आप लोगों को समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरह समझ में आएगा। तो मैं इसका वीडियो मुझे बनाने की कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाने की। और अभी फिलहाल हम लोग इसी पे एंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि भाई हमारा जो टॉपिक है, चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस हो या मेंस का सिलेबस हो, पैटर्न क्या है, वो सारा आप लोगों को समझा होगा। और इतना काफ़ी समझने के बाद भी आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको लगा हो नहीं मैंने बहुत कुछ इसमें सीखा है, मैंने हम लोग समझा है, चाहे वो आपका जो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर जो भी इसका पैटर्न है, इसके अलावा चाहे GS1 का सिलेबस हो, GS2 का सिलेबस हो, GS3 का सिलेबस हो, GS4 का सिलेबस है, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं GS1 में, GS2 है, GS3 में, उसका क्या सिलेबस है, तो वो आपको यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है, और आप चाहते हो और भी अच्छी वीडियो बनाए ताकि और आसानी से हम सिलेबस को समझे जाएं और सिलेबस के अंदर हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं और एक टॉपिक के अंतर्गत भी कौन कौन सब टॉपिक पढ़ने, जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया आपको उस नोट्स में या उस PDF में कि एक टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन टॉपिक आते हैं। जैसे कोई टॉपिक हमारा सिलेबस में है, ठीक है, तो उस सिलेबस के अंदर जैसे मान लो जैव विविधता है तो हमें जैव विविधता के अंदर कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं, पर्यावरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्योंकि उनमें तो सिलेबस में तो हमने एक यूनिट लिख दिया है जैव विविधता, पर्यावरण या फिर आर्थिक विकास या जो भी लिखा हुआ है, या इकोलॉजी लिखा है, एनवायरमेंट लिखा है या प्रदूषण लिखा है, लेकिन वो टॉपिक है। लेकिन हमें इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने या फिर और कौन कौन टॉपिक इसके अंदर आते हैं वो हम सारे इसके अंदर कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, वीडियो में अच्छा मजा आया हो, आपको लगा हो सीखने को मिला हो, भाई हमने यहाँ सीखा है, चाहे वो सिलेबस हो, GS1 का कोई भी सिलेबस हो, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से दोस्त जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है ऐसे रिलेटेड UPSC से रिलेटेड या फिर कोई भी हमारा एग्जाम है और UPSC किसी भी कंटेंट या उसका जो सिलेबस हो या फिर कोई भी हम टॉपिक कवर करवाते, चाहे वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या फिर इंडियन इकोनॉमी का या फिर चाहे पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो हम आप तक आसानी से वीडियो पहुंचते रहें। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है अब तक वो आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।